60 साला गुलनार बीबी की बोरी बंद लाश मिली उसके अपने ही घर से। 20 साला जहांजेब ने जायदाद के लालच में किया कत्ल अपनी ही दादी का। औलाद समझकर जिसको रखा था गुलनार ने क्यों बना कातिल उसकी जान का। ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। लालच इंसान को किस कदर अंधा कर देती है कि उसकी आंखों पर पैसे की स्याह पट्टी उसे कुछ भी दिखने नहीं देती। मुल्तान के इलाके कासिम बेला की रिहायशी 60 साला गुलनार बेगम की बोरी में बंद लाश। गुलनार बेगम की बहन गुलनाज बेगम को उस वक्त मिली जब वो अपनी बहन से राब्ता न होने की वजह से परेशानी के आलम में उसके घर आन पहुंची। घर का सामान बिखरा पड़ा था और घर से ताफुन उठ रहा था। अपनी बहन की तलाश में सब कमरे देखे मगर गुलनार बेगम का कहीं सुराग न मिला। इसी असना में गुलनार बेगम के कमरे के वॉशरूम में नजर पड़ी तो सफेद रंग के कट्टू में इंसानी लाश मौजूद थी। पुलिस को 15 पर इत्ला की गई तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कट्टू को खोला गया। कट्टू में मौजूद थी 60 साला गुलनार बेगम की लाश जिसे सर पर वार करके बेरहमी से किया गया था कत्ल। कातिल कौन था? इस तलाश में पुलिस ने शुरू की अपनी तफ्तीश। नाज़रीन, माहिर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। कोर्ट एंड क्राइम को देखते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। इस केस को जिसको आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वो खातून जो अपनी औलाद समझकर अपनी औलाद बनाकर जहांजेब को अपने घर में ख़ुद लेकर आती है और ये कहती है कि मैं अपनी जायदाद तुम लोगों को दे दूंगी और वहाँ पर उसे कत्ल कर दिया जाता है। सूरत हाल क्या थी, ये वजह क्यों बनी, ये नौबत क्यों आई कि उसी शख्स ने गुलनार बीबी का कत्ल किया है जिसे गुलनार बीबी खुद अपने घर लेकर आई थी। बिल्कुल अली, आप ठीक कह रहे हैं कि ये सूरत हाल क्यों पेश आई। सबसे पहले तो हम अपनी हमारी जो माशरती ज़िंदगी है, हमारी जो अखलाकियात हैं, शायद हम उन अखलाकियात से गिर चुके हैं जो इस तरह के जो क्राइम्स जो है वो सामने आ रहे हैं। बाकी इस केस की अगर हम बात करें तो जैसे ही हमें इतला मिली, ये शाम का वक्त था जब एक कॉल आती है कि कासिम बेला अली पार्क वाली गली में वहाँ पे घर में जो है वो वहाँ से लाश बरामद हुई है। जब हम वहाँ पे पहुँचे, पुलिस हमसे पहले आई हुई थी। उस घर में जो है वो ताफुन भी था, उस नाश की बू भी जो है वो थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको जो कर्टन ऑफ भी किया हुआ था उस एरिया पूरे को, लोग इकट्ठे थे। तो इब्तदाई जो इन्वेस्टिगेशन थी, हमने अपनी तरफ से जो हमने वहाँ से देखा कि घर के गटर में जो है वो एक बोरी बंद लाश थी जिसे बाहर लाया गया और उसके बाद उसको खोला गया तो उसमें वो जो खातून थी 60 साला जो गुलनार थी, उसको अपने ही उसके जो पोता समझें उसने जहांजेब ने कत्ल किया था। घर में वो अकेली रहती थी और लाश भी अकेली पड़ी थी, जिसके बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट हुई। लेकिन उस वक्त की सूरत हाल ये थी कि घर में और कोई भी नहीं था। उनका एक रिश्तेदार था शहजाद नामी भाई, वो वहाँ पे आया हुआ था जिसने पुलिस को 15 कॉल की। जो घर गया, आगे देखा तो वहाँ पे ये सूरत हाल थी, जिस बुनियाद पर जो बाकी जो इदारे हैं वो हरकत में आए। और हम कितना क्या कहें, कितना नफरत अंगेज़ है। एक वो खातून, एक बुज़ुर्ग खातून जिसका और कोई नहीं है, जिसकी अपनी औलाद भी नहीं है, उसने अपनी बहन के बच्चों को अपनी औलाद समझकर अपने घर में लेकर आती है, उसका इतना हद तक अंगेज़ कत्ल, एक उसे कत्ल किया गया ब्रूटली। उसके बाद उसकी लाश को बोरी में बंद करके उसके अपने घर के वॉशरूम में गंदगी की जगह पर फेंक दिया गया। इतनी नफ़रत क्यों थी? देखें, पहले भी मैंने यही बात की है कि अखलाकियात जो एक पहले एक सिस्टम था कि जब इतनी तरक्की नहीं थी, अब इस तरक्की में हम ये देख रहे हैं, एक बैकड्रॉ जो देख रहे हैं कि बच्चों पे जो फोकस है, जो अखलाकियात है वो नहीं दी जा रही उनको पढ़ाई लिखाई में, और उनको जो वालदैन के साथ जो हुस्न सलूक का एक दर्स था जो हमारा दीन इस्लाम भी सिखाता है, उन चीज़ों से ये दूरी जो है वो नज़र आ रही है। क्योंकि अब इसकी उम्र देखें जहांजेब की, तो उसकी उम्र भी 20 साल के जो करीब है वो बताई जा रही है। वो ये भी इतनी कोई बड़ी उम्र नहीं है। इस एज में आप अपने वालिद को, अपनी वालदा को कत्ल कर रहे हो, तो इसका यही जो चीज़ है वो सामने आती है कि बहैसियत कौम जो है, हम अपनी औलाद की, हम अपने आने वाली नस्लों की उस तरह से परवरिश नहीं कर पा रहे। तरबियत का फ्लॉ है, बहुत बड़ा तरबियत का फ्लॉ है जो कि नज़र आता है यहाँ पर सूरत हाल। लेकिन क्या चीज़ ऐसी है कि एक इंसान को, एक नौजवान को
वो इस हद तक ड्राइव करती है कि वो अपने ही बुज़ुर्गों का कत्ल करने पर आमादा हो जाता है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना कैंट में और ये वो मुलजिम है जिसने रिश्ते में जो इसकी दादी थी उसे कत्ल किया है। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद जहां से। उम्र क्या है तुम्हारी? 20 साल। 20 साल तुम्हारी उम्र है। क्या करते हो तुम? परफ्यूम का काम। कितने अरसे से? तकरीबन 3-4 साल से। 3-4 साल से। शादी कब हुई थी तुम्हारी? 5 महीने पहले। शादी से पहले कहाँ रहते थे तुम? मासूम शाह रोड बहार चौक पर। अपने वालिद के घर पे? जी। उसके बाद छोड़ दिया तुमने? जी। उसके बाद कहाँ रह रहे थे? उसके बाद अलग मकान लिया था उसमें। हाँ? उसके बाद अलग किस मकान, जगह पर? वो भी वालिद के घर के साथ ही था। वहीं पर लिया था? किराए पे लिया हुआ था वो घर? जी। तो ये क्या वाकया हुआ कि तुम्हें सूझी कि तुम उस खातून के, गुलनार बीबी के, जो कि रिश्ते में तुम्हारी दादी की बहन लगती है, उसके घर चले जाओ? क्या सोचा था, क्या मंसूबा था, ये क्या प्लानिंग थी? उन्होंने वो खुद लेके गई थी हमें पहले। तुम्हें लेकर गई थी? जी। क्यों? वो कह रही थी मैं अकेली रह रही हूँ तो मेरे साथ आके रहो। अच्छा। जी। कितने अरसे से थे तुम वहाँ पर? 3 महीने हो गए थे तकरीबन। ये 3 माह हो तीसरा। गए थे। नाज़रीन, इस शख्स को 3 माह हो गए कि ये उस खातून की जो कि रिश्ते में इसकी दादी की बहन लगती है, वो इसको लेकर गई थी। इसके कहने के मुताबिक वो घर आई और इसको लेकर गई। उसके बाद ये लोग जहाज़ेब और इसकी बीवी उसके घर में रह रहे थे। ये बताओ, वो तुम्हें लेकर भी गई खुद, उसके बाद ये सारा वाक़या, ये सारा इंसिडेंट कैसे हुआ? ये बस मेरी गलती की वजह से हुआ। क्या गलती? गलती ये थी कि बस शैतान ने अरगला दिया था। अच्छा। जी। तो वो जगह के तनाज़े के पीछे फिर इस वजह से। क्या था जगह का तनाज़ा? क्या था? पूरी बात ठीक से बताओ मुझे। उन्होंने कहा था ये जगह मैं आपके नाम लगाऊंगी, फिर बाद में कहती थी मैंने नहीं लगानी। अच्छा, ये खुद कहा था? जी। उस खातून ने, गुलनार बीबी ने, जिसकी उम्र तकरीबन 60 से 65 बरस थी, उस खातून ने ये कहा कि चलो तुम मेरे साथ रह रहे हो, ये जगह मैं तुम्हें दे दूंगी। जी। कितने मरले का घर है उसका? तकरीबन 5 मरले का। 5 मरले का घर है, वो तुम्हें देना चाहती थी। जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि पता नहीं, उन्होंने खुद ही कहा था। वो फिर अचानक लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद वो। कब हुई थी लड़ाई? ये तकरीबन 29 को। जिस दिन का ये वाकया है उसी दिन लड़ाई हुई तुम्हारी? जी। किस टाइम हुई थी लड़ाई? तकरीबन सुबह का टाइम था, 10-11 बजे का। किस बात पर लड़ाई हुई थी? कैसे हुई थी लड़ाई? इसी बात पर हुई थी। वो कह रही थी मैंने जगह नहीं देनी और अपना आप सामान उठा लो। अच्छा, तुम लोग भी जी। यहाँ से चले जाओ। जी। उसके घर में और कोई नहीं होता? नहीं, वो अकेली थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने लड़ाई हुई। मैं परफ्यूम बना रहा था तो मेरे हाथ में वो डंडा था, वो उनके सर पे लग गया। सही। तुम घर में ही करते थे काम? उसी के घर में ये काम जी। करते थे सारा? जी। और घर में तुम्हारे पास क्या क्या औजार थे, क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी तुमने? सिर्फ यही मेरे पास परफ्यूम का सामान था। अच्छा। और वही मशीन वाला लड़ाई था। किस बात पर कैसे हुई और किस टाइम पर हुई, ये बताओ मुझे। ये तकरीबन 10 से 11 बजे लड़ाई हुई थी। इसी बात पर हुई थी कि वो कह रही थी हम ना मैंने घर देना, आप अपना सामान उठाओ अच्छा। और अब यहाँ से आप चले तुमने जाओ। उसे मार दिया? जी। किसी बात पर तुमने उसे मार दिया? इसी बात पर वो अचानक। जिसके घर में तुम रह रहे हो 3 माह से, जिस खातून ने तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है। एडवोकेट हाई कोर्ट शेख तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से, इसके जो कानूनी पहलू हैं उनके हवाले से जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम FIR देखते हैं तो मोहम्मद जहाज़ेब, जिसने कत्ल किया, जिसने मर्डर किया है गुलनार बीबी का, जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी, उनको मर्डर किया। लेकिन जब हम FIR देखते हैं तो उसमें कोई आई विटनेस नज़र नहीं आता, जबकि उसका अपना कन्फेशन तो है। मोहम्मद जहाज़ेब ये तो कहता है कि मेरी वजह से कत्ल हुआ, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था जिसके दौरान ये मर्डर हो गया। सर, इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो ये कि आई विटनेस का ना होना कितना अफेक्ट करता है ये तमाम प्रोसिक्यूशन को, इस हवाले से क्या कहेंगे? आई विटनेस की देखें, इस केस पर मेन अहमियत है, क्योंकि आई विटनेस का ना होना इस केस को वीक करता है। लेकिन ऐसे हालात जहाँ पर आई विटनेस ना हो, फिर मुलजिम अगर कन्फेशन कर लेता है कि मैंने ये मर्डर किया है, फिर उस कन्फेशन को हमको आईओ की ज़िम्मेदारी है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने 164 का उसका बयान कलमबंद करवाए। अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान 164 का कलमबंद करवा लेते हैं
तो वो आई विटनेस की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और उसका कन्फेशन लीगल हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर पुलिस कस्टडी में मुलजिम कोई बयान देता है तो उस बयान की कानून में कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में एडमिट कर रहा है, थ्रू आपके चैनल के सामने भी अगर एडमिट कर लेता है, वीडियो पर भी एडमिट कर लेता है, तो उसके बाद कोर्ट में जाकर वो इनहराफ कर जाएगा कि नहीं जनाब मैंने तो अंडर प्रेशर किया है, मुझे तशद्दुद में करवाया गया है, मुझ पर टॉर्चर था, इस वजह से करवाया गया है। तो इसलिए अब ये आईओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस केस को किस तरीके से ऐसे मर्डर जिनमें आई विटनेस नहीं होते उसमें दीगर एविडेंस कलेक्ट करके उसको मजबूत किया जा सकता है। उसमें फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स हैं, उसमें उस मुलजिम की उस प्लेस ऑफ अकरेंस पर मौजूदगी है, उसका डाटा है। साइंटिफिक तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन को आगे लेकर चला जाए तो तमाम चीज़ें प्रूफ हो सकती। यहाँ पर हम ये देखते हैं उसका कन्फेशन तो आया है सामने, लेकिन वो ये कह रहा है जो उसकी अपनी स्टेटमेंट है उसके मुताबिक कि ये कत्ल इंटेंशन वाला नहीं था, इंटेंशनली उसने कत्ल नहीं किया। लड़ाई झगड़ा हुआ, बात हुई तो उसका रॉड जो है वो लग गया उसके सर के ऊपर, खातून बुजुर्ग थी, इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और जान बहक हो गई। इस हवाले से क्या कहेंगे कि अगर उसने स्टेटमेंट भी दे दी, लेकिन ये कैसे डिफाइन होगा कि मर्डर उसने इंटेंशन के साथ किया था? अच्छा, अब यहाँ पर देखा ये जाता है इंटेंशन किस तरह प्रूव होगी। देखिए, सपोज एक बंदा किसी को थप्पड़ मारता है और उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसकी इंटेंशन मर्डर की नहीं है। अगर मर्डर की इंटेंशन होती तो वो थप्पड़ ना मारता। सेकेंडली, अब ये चीज़ें प्रूव होंगी फोरेंसिक रिपोर्ट से कि उसने आहनी राड जो है जिससे उसने वार किया है, अटेम्प्ट की है, वो टांगों पर की है, कमर पर की है, कहाँ मारा है या कहाँ मारा है। अगर उसने सर पे मारा है, सर पर मारा है, तो तो ऐसे हालात में तो उसकी इंटेंशन हो गई कि वो जान से मारना चाहता है तो सर में मार रहा है ना। और आहनी राड, एक बंदे को पता है कि ये राड अगर सर में मारा जाएगा तो इसकी डेथ हो सकती है। अगर उसकी इंटेंशन उसे मर्डर करने की नहीं थी तो वो कोई डंडा ले सकता था, कोई सोटी ले सकता था, तो उस और वो किसी और जगह हिट कर सकता था, बॉडी पे कहीं और बॉडी पर मार सकता था। अभी देखा जाएगा कि उसकी फोरेंसिक लैब या उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि उसने किस चीज़ से वार किया, कितनी शिद्दत से वार किया। ये तमाम चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट से क्लियर होंगी, जहाँ से उसकी इंटेंशन का पता चलेगा। उसके कहने से नहीं इंटेंशन क्लियर होनी, क्योंकि मुलजिम मर्डर एडमिट कर रहा है लेकिन अपने लिए सेफ लाइन, सेफ साइड ढूंढ रहा है कि जी मेरी इंटेंशन नहीं है। अगर उसकी इंटेंशन मर्डर की नहीं थी तो फिर उसने आहनी राड क्यों? फिर ये तमाम चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर होंगी। SHO कैंट ज़हीर बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, 29 जून का ये अफसोसनाक वाक़या है, दादी को कत्ल किया जाता है, क्या थी सूरत हाल और मौके की सूरत हाल जानने के लिए पहुँची थी पुलिस की टीम वहाँ पर, PFSA की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। सारी सूरत हाल को किस तरह से देखा गया जब आपको पहली इन्फॉर्मेशन मिली है इस हवाले से, वहाँ पर पहुँची है पुलिस, मौके की सूरत हाल क्या थी? मौके की सूरत हाल ये थी कि एक खातून जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल थी, गुलनार उसका नाम बाद में मालूम हुआ, जो कि बोरी बंद लाश थी और वो लाश वाशरूम में रखी हुई थी, जिसको हमने PFSA और CRO के ज़रिए बुलवा के और उसको ओपन किया और कार्रवाई हस्ब ज़ाब्ता की। और फिर उसके बाद हम मुलजिम को ट्रेस करने में लग गए। उसके बाद मालूम ये हुआ कि ये जो मुलजिम है जहाँ ज़ेब, ये खातून इसकी दादी है गुलनार बेगम, और ये गुलनार बेगम के घर 3 माह कबल इस नीयत से शिफ्ट हो गया कि वो इसकी 5 मरले की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर ले। यानी पहले वो इसके घर नहीं रहता था, पहले वो अपने घर पे था, दूसरे घर पे था। शादी के बाद थोड़ा अर्सा के बाद उसे ये ख्याल आया कि वो इसके घर चला जाए, जो उसकी दादी है, रिश्ते में उसकी दादी लगती है, उसके घर हो जाए, क्योंकि उसके जहन में ये लालच था कि वो जो उसका घर है वो हथियार लेगा। जी, क्योंकि गुलनार बीबी का खामन 10 साल कबल फौत हो चुका था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, वो एक अकेली खातून थी और उसका 5 मरले का मकान था जिस पे महज कब्ज़ा करना चाहता था कि उसको कत्ल करके और उसकी लाश को गायब कर दे और उसके मकान पे। हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ ज़ेब ने, मोहम्मद जहाँ ज़ेब 20 साल का, उसने मर्डर किया। उसके बाद उस खातून को उसने बोरी में डालकर बंद कर दिया। उसके बाद वो वहाँ से जाता है और तमाम चीज़ें जो आला कत्ल है वो भी दरिया में फेंक देता है, ज़ाया कर देता है, और अपना फ़ोन भी, मतलब उसको इतना पता है कि उसका डाटा भी
ट्रेस हो सकता है, सारी चीज़ें ट्रेस हो सकती हैं, इस वजह से उसने उसको भी ज़ाया कर दिया, तो वो कितना अफेक्ट करेगी सारी सूरत हाल में? इन सूरत हाल में देखिए मैं ये कहूँगा कि हैबिचुअल मुलजिम है ये, ऐसा देखें ये एक फर्स्ट ऑफेंडर, ये तमाम चीज़ें जो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है, एविडेंस को ज़ाया कर रहा है, इट्स मीन कि ये हैबिचुअल है। जगह भी उसने साफ और की है, जगह भी साफ़ की है, और मैं ये समझता हूँ अगर इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए तो हो सकता है माजी में इसने कोई और मर्डर भी किया हो। देखें एक नया बंदा जो फर्स्ट टाइम ऑफेंस करता है या उससे हो जाता है, बिलखता होने हो के जाता बाद होने के बाद अव्वल तो उसके औसान ख़ता हो जाते हैं, वो अपने औसान ही खो बैठता है, वो इतनी उसमें वो अंडर प्रेशर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि वो ये कॉन्फिडेंस की बात है ना, इट्स मीन कि इस बंदे का हौसला बना हुआ है, इसने पहले भी कोई ना कोई ऐसे क्राइम किए होंगे कि प्लेस ऑफ अक्रंस जो है उसको वो सफाई कर रहा है, बड़े हौसले के साथ डेड बॉडी जो है उसको बोरी में डालकर लेकर जा रहा है। फिर उसको इतना भी पता है, कुछ हमारे मीडिया ने, कुछ CID क्राइम पेट्रोल, इसने भी लोगों को अवेयरनेस दी है कि किस तरीके से क्राइम ट्रेस होता है, सीन को क्लियर करना है, लेकिन फिर भी एक आम बंदा जो इनोसेंट है और कोई उसने ऑफेंस पहले नहीं किया, वो फिर भी हौसला नहीं कर सकेगा। आम बंदा अगर किसी पर कोई थप्पड़ मारता है, कोई ऐसा करता है, और खुदा न खास्ता इंटेंशनली नहीं, बग़ैर इरादी तौर पर बंदा मर जाता है, तो वो उसी वक्त बंदा परेशान हो जाएगा, उसको नहीं समझ आएगी, उसका दिमाग काम नहीं करेगा कि वो एविडेंस जो है वो क्या करे, किस तरह से उसने ये डिस्ट्रॉय करना है। देखिए बोरी का लेकर आना, इट्स मीन कि वो प्री प्लान आया है, प्लान के तहत, वरना उसके पास बोरी कहाँ से आ गई, वो बोरी को किस चीज़ में लेकर गया देखा जाएगा, इट्स मीन कि वो सारा इंतज़ाम करके आया, बोरी में डालकर आखिर दरिया तक, समंदर तक कहीं भी लेकिन वो तो ये कहता है, उसका बयान तो ये है कि वो काम करता है, वो चीज़ें बनाता है, परफ्यूम बनाता है, इसलिए बोरी में सामान डालता है, और जिस रॉड से उसने कत्ल किया है वो भी उसके काम में यूज़ होता है, इसलिए कोई चीज़ वो स्पेशली नहीं लाया था, ये उसका बयान है। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि देखें, डेड बॉडी के लिए कुछ जिस बोरी में डाला जाता है, वो बोरी आम तौर पर परफ्यूम्स वगैरह में यूज़ नहीं होती। परफ्यूम्स के लिए छोटे कट्टू यूज़ हो सकते हैं, शापर यूज़ हो सकते हैं, उसमें छोटे जो कट्टू वगैरह हैं उसमें डेड बॉडी नहीं आ सकती, डेड बॉडी बड़ी बोरी में ही आती है। और आज कहीं देख लें उस बोरी का इस्तेमाल अशिया की पैकिंग में नहीं है। अभी तो आटे की गंदम भी आप लेने चाहें तो वो भी प्लास्टिक के गट्टू में पैक होकर आ रही है। जो प्लास्टिक के आमतौर पर गट्टू वगैरह हैं वो बोरी अमूमन आपको देखने में कहीं नहीं मिलेगी। किसी चीज़ में देख लें, किसी स्टोर पर देख लें, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर देख लें, और परफ्यूम्स वगैरह के काम में तो उस बोरी का कहीं अमल दखल है ही नहीं। यहाँ पर हमने देखना ये है कि वो क्या कह रहा है और कॉमन सेंस क्या कहती है। अब देखिए ना, परफ्यूम्स वगैरह का वो काम कहता है जी मेरा है, इट्स मीन कि वो झूठ बोल रहा है, वो कन्फेशन भी कर रहा है तो अपनी सेफ साइड ढूंढ कर कर रहा है, मान रहा है, लेकिन वो साबित करती हैं ये चीज़ें कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो हैबिचुअल ऑफेंडर होने का उसका प्रूफ है कि पुलिस की मौजूदगी में भी वो बयान दे रहा है, लेकिन अपनी सेफ साइड साथ। सही, यानी कि उसे पता है कि कहाँ से वो बच सकता है, कहाँ से वो बच किन रास्तों से वो कुछ सेफ साइड ढूंढ सकता है। इट्स मीन कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। परफ्यूम्स वगैरह के काम में बोरी यूज़ नहीं होती। परफ्यूम्स वगैरह के काम में राड का क्या इस्तेमाल है, कॉमन सेंस की बात है। राड परफ्यूम या कॉस्मेटिक्स के काम में यूज़ ही नहीं होता, राड का कोई इस्तेमाल नहीं है इन कामों में। अच्छा, क्या लगता है सारी सूरत मेरी इसके पीछे कोई ना कोई लालच होगा कि जिस खातून ने तुम्हें रखा हुआ है तुमने उसे ही कत्ल कर दी। बस वो लड़ाई झगड़े में पता नहीं चला, डंडा लग गया था उन्हें। उस वक्त घर पे कोई नहीं, बीवी कहाँ थी तुम्हारी? वो नाश्ता लेने गई हुई थी, उसे नाश्ता लेने भेज दिया था। वो ये जो खातून थी ये दुकान चलाती थी, दुकान चलाते वो ऊपर आई थी तो उन्हें मैंने नाश्ता लेने भेज दिया था, इतने में ये वाक़या हो गया। दुकान कौन चलाती है? यही खातून चलाती थी नीचे। अच्छा, नीचे इसी खातून की जो तुम्हारी दादी है उसी की दुकान भी है नीचे? जी। वो भी देना चाहती थी तुम्हें, तुम वो भी लेना चाहते थे? वो एक ही चीज़ थी टोटल मुकम्मल। अच्छा, वो घर और मकान जो है वो तमाम जायदाद इसके नाम करना चाहती थी। वो ये कह भी चुकी थी कि मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि उस दिन 29 को वो बदल गई, उसने अपना फ़ैसला चेंज कर लिया? उससे पहले क्या ऐसा हुआ था कि उसने ये फ़ैसला चेंज कर लिया?
पता नहीं, थोड़ा सा घरेलू मामला थे, उनका थोड़ा सा कैश देना था, किराया देना था, किराए पे उन्होंने रखा हुआ था, जिस वजह से मैं 6,000 रुपये किराया था जो मैं यानी कि अदा नहीं कर सका। उसी के ऊपर उन्होंने कहा जी मैं आपको रखती नहीं, इस वजह से उससे लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है। वो फिर जो मैं माल जिससे बना रहा था वही डंडा मैं अपने जब सामान पे मारने लगा तो वो आगे आ गई, उनके सर पे लग वो गया। आगे आ गई, यानी कि वो तुम बना रहे थे और उसमें वो आगे आ गई, उसे लग गया और वो मर गई, है ना? नहीं, उस वक्त वो मरी नहीं थी, फिर वो ज़िंदा थी। फिर मैं उन्हें छोड़ के चला गया था। बोरी में किसने बंद किया? बोरी- किसने मारा था? वही बोरी बोर- में किसने बंद किया था? बोरी- अगर वो मरी नहीं थी, बोर- तुमने मारा बोरी- नहीं, तुम्हें पता ही नहीं था किसी चीज़ बोरी- का, बोरी में वो खुद ब खुद बंद हो गया। बोरी में मैंने ही डाला था क्योंकि घबराहट की वजह से उनका ब्लड ज़्यादा निकल गया था डंडे के बाद। फिर मैंने बोरी में डाल के बंद करके उन्हें वॉशरूम में रख दिया था। तुमने बोरी में बंद किया और उस खातून को बोरी बंद करके वॉशरूम में रख दिया। जी। कितने टाइम तक वो वॉशरूम में पड़ी रही है उसी हालत में? पता नहीं, फिर वो मुझे तो 2 तारीख को पकड़ा बाद गया भाग था। गए? जी, कहाँ गए थे उसके बाद? उसके बाद मैं वैसे भाग गया था, शहर छोड़ कर जानने का छोड़ रहा था। तुमने घर में किसी को नहीं बताया? जो तुम्हारा पीछे वाले भाई नहीं, वगैरह, उन्हें नहीं किसी को बताया। नहीं बताया तुमने और तुम भाग गए वहाँ से? जी, मोबाइल तुमने कहाँ फेंका अपना? दरिया के अंदर, दरिया चनाब पर। वहाँ पर गए थे? जी, वहाँ सिर्फ मोबाइल क्यों फेंका? सब कुछ फेंक दिया था, घर के खुद चाबी क्यों नहीं फेंक- छलांग लगाई उसमें? मजदूर खातून के साथ तुमने किया गया है, जो खातून इस शख्स को अपना घर देना चाहती थी, अपने घर में रखा हुआ था इसलिए कि ये मेरा बेटा है, मेरे बच्चों की तरह है। एक तनाज़े पर जब उसने गुस्से में आकर कोई ऐसी बात कर दी कि तुम्हें ये घर मैं नहीं दूंगी, तो इस शख्स ने उसे ब्रूटली कत्ल किया है और उसके बाद बोरी के अंदर बंद करके वॉशरूम में डाल दिया। तो ये कन्फेशन कर रहा है, लेकिन उस वक्त उसके घर में उसकी बीवी भी मौजूद थी। इसका मतलब है उसे भी इस बात का पता होगा। तो इस चीज़ को किस तरह से साबित किया जा सकता है पुलिस की तरफ से या इन्वेस्टिगेशन में कि उसके साथ कोई और भी शामिल था, उसकी बीवी शामिल थी या नहीं थी? इसमें देखा ये जाएगा कि जिस वक्त मर्डर हुआ है, अगर उस मर्डर के वक्त उसकी बीवी अक्रेंस पर मौजूद है और उसके बाद देखें, एक होता है मिलकर ऑफेंस करना, एक होता है मिल्क ऑफेंस एक बंदे ने किया, उसके बाद मिलकर उस ऑफेंस की एविडेंस को ख़त्म करना, रिमूव करना, ये 2 चीज़ें अलग-अलग हैं। अब देखना ये है कि ऑफेंस के वक्त उसकी बीवी मौजूद थी। ये कैसे देखा जा सकता अब है? ये अब इसमें तो एविडेंस में आएगी ये बात, मौके पर क्या बीवी थी। फोरेंसिक देखिए, फोरेंसिक से भी अगर डाटा निकाला जाए तो उसकी बीवी का भी इतनी एक्यूरेसी तो नहीं आ सकती ना कि एक कमरे का पता चल जाए। अगर हम साइंटिफिकली भी देखें उसे, तो वो तो राउंड होता है तकरीबन 1 किलोमीटर का, उसके अंदर का पता चलता है ज़्यादा। फिर हम उसकी बीवी को नहीं कह सकते। फिर देखा ये जाएगा कि जो एविडेंस ज़ाया की गई है वहाँ पर उसकी बीवी के कहीं फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अगर तो फिंगरप्रिंट्स कहीं उसके मिलते हैं तो फिर समझा जाएगा कि वो इसके साथ हमराही है, शामिल है, प्लान में शामिल है। अगर उसकी बीवी की कहीं पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, उसकी मौजूदगी नहीं साबित होती, तो हम उसे मुलजिम नहीं और कह सकते। अगर वो इस चीज़ में साबित होती है कि डिस्ट्रॉय करने में, तमाम एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में वो खातून साथ थी, तो तब भी वो उसको 302 के तहत तो ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसके अगेंस्ट मैक्सिमम फिर उसकी देखा ही जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, क्या उसने मर्डर करने में उसकी हेल्प की या सिर्फ एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में उसकी हेल्प की, नंबर 1। नंबर 2, बाज़-औक़ात ऐसा होता है बीवी उसे फोर्स कर रही होती है कि हम ये करेंगे, वो फ़लाँ आसाइश लेंगे, ये हमें दे नहीं रही, इसको मर्डर कर दें तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। उसके कहने पर फिर वो 109 के तहत मुलजिम बनेगी कि उसके ईमा पर, उसके उकसाने पर मर्डर किया गया। कैसे मारा गया और बोरी में बंद करने की वजह क्या थी और उसके बाद उसने उसको गंदगी की जगह पर क्यों फेंक दिया? देखिए अली, अगर इस बात को हम देखें, जो हम वहाँ पे गए लोगों से भी हमने जो पूछा, तो तकरीबन 3 माह से जो ये लोग जो है वो अपनी दादी के पास रह रहे थे। ये जहाँज़ेब तो और इसकी वाइफ थी, ये दोनों उसके पास रह रहे थे और वो इसे खाना वगैरह और घर में जिस तरह तमाम उनकी ज़रूरियात का ख्याल भी ये गुलनार जो मकतूला है वो उनका रख रही थी उनकी दादी। अब हुआ क्या है कि वो जिस मकान में रह रहे थे, 5 मरले का वो कोठी नुमा वो बना हुआ मकान है, तो उस मकान दुकान भी है उसके साथ मुल्क का? बिल्कुल, दुकान भी मुल्क का है। और ये जो है
इसके मेरा ख्याल है दिल में लालच आई होगी या कोई इस तरह का कि जिस अभी जो इन्वेस्टिगेशन भी हुई पुलिस ज़राए से भी जो चीज़ें सामने आई और उस मौके पे भी ये चीज़ जो बता रहे थे कि वो बार बार इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी था, वो इस बात का था अपने नाम करवाना चाहता था वो नाम करवाना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा से इस हवाले से वो खातून ने पहले वादा किया था, खुद से ये वादा किया था जहाज़ेब के साथ कि जहाज़ेब तुम मुझे औलाद की तरह प्यारे हो, मैं अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। लेकिन फिर ये चेंज कैसे आया जब वो खातून खुद से अपनी जायदाद उसके नाम करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या उसके दिल में ये आ गया कि शायद ये लालच में मेरे साथ है या लालच कर रहा है, इस वजह से उसने अपना इरादा बदल लिया? देखें, लालच और हवस ये दो चीज़ें ही जो है वो सामने आ रही हैं। उसने अगर उसके साथ प्रॉमिस किया था और उसने देना था और घर में भी रखा हुआ था, तो मेरा ख्याल है इसे ज़्यादा जल्दी थी कि मैं जल्दी जल्दी इसे बेच दूं और बेच के अपनी जो अयाशी में जो है उड़ा दूं इसको, या इस तरह का कोई उसके जो मामलात हैं। अगर वो सब्र करता, उसके साथ रहता, उसकी खिदमत करता और उसका जो आखिरत में भी उसको जो है उसका अजर मिलता और दुनिया में भी इसको जो है उसका फ़ायदा होता, मकान भी उसी का होता। और वो कोर्ट में अभी उसका जो है वो रिमांड लिया हुआ है, पुलिस थाना कैंट ने इब्तदाई तौर पर 4 रोज़ा रिमांड था, गिरफ़्तार होने के बाद उसका लिया था। उसके बाद अभी भी वो पुलिस की कस्टडी में है और इसके बाद जो है जैसे ही मुकम्मल पुलिस की तफसीलात होंगी तो देखा जाएगा कि आखिर क्यों उसने उसे जो लोहे से मार के फेंक दिया और बोरी बंद में कर दिया उसको, क्या आखिर वजूहात थी। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बाद में सामने आएंगी। नाज़रीन, बात यही है कि लालच देखें इंसान की आंखों के ऊपर किस तरह से पर्दा डालती है। जिस तरह से हमने इस सूरत हाल में देखा कि 20 साल जहाज़ेब की अपनी उम्र है और उसकी दादी उसे अपने घर में लेकर जाती है, ये वादा करती है, ये प्रॉमिस करती है कि बेटा तुम मेरे साथ रहो क्योंकि मेरी औलाद नहीं है, मैं तुम्हें अपना सारा कुछ दे दूंगी, अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी। उसके बाद उसके तर्ज़ ज़िंदगी से, उसके जो इखलाक से वो शायद नाला थी या किसी बात पर उसको गुस्सा था, तो उसने एक बात ये कह दिया गुलनार बीबी ने कि ये जायदाद मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तो उसको इस बात की सज़ा मिली, उसने कत्ल किया, उसको रॉड मारे गए उसके सर के ऊपर, जिसके बाद गुलनार बीबी की लाश को बोरी में बंद करके उसके अपने ही घर के वॉशरूम में फेंक दिया गया। तुम्हारी बीवी कहाँ थी? उसे मैं ले गया था उसके भाई के घर छोड़ साथ ले गए थे? उसे पता था सारी चीज़ों का? नहीं, उसे उस वक्त नहीं पता था। जब मैंने बताया वो कहती मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। फिर मैंने घबराहट में उसको उसके घर छोड़ दिया, उसके भाई के घर, फिर खुद मैं भाग गया। उसने नहीं बताया फिर पुलिस में? नहीं, उसने कोशिश की थी, फिर बाद में फिर इतने में मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब कोई आ रही है, कोई शर्म आ रही है तुम्हें? बिल्कुल आ रही है। पता लग रहा है कि तुमने क्या किया है? बिल्कुल। सफाकी की है? बिल्कुल। तुम मुंह दिखाने के लायक हो किसी को? तुम मुझे अभी सज़ा इस सज़ा इसको ख़त्म करने के लिए ज़िंदगी का मौका दिया जाए, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा, आप तुम्हें एक ज़िंदगी तुमने ले ली है और आप तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें ज़िंदगी का मौका दे दिया जाए, एक मौका दे दिया जाए, है ना? किसी की ज़िंदगी ले लेना क्या मजाक है कि तुम्हें जो है उसकी छूट दे दी जाए, एक गलती माफ़ कर दी जाए? कत्ल किया तुमने, और एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करना है, बेगुनाह थी वो। मुझे सज़ा नहीं होनी चाहिए, इसका मैं तलाफ़ी दूंगा। अगर ज़िंदगी में मौका दिया जाए तो इसकी मैं तलाफ़ी कर सकते हो तुम? एक कत्ल की कोई तलाफ़ी हो सकती है? क्या तलाफ़ी कर सकते हो तुम इस कत्ल की? अपने आप को संवार सकता हूँ जी, और मेहनत करके। वो वापस आ जाएगी जिसकी जान ली है तुमने? नहीं। वापस आ सकती है वो? नहीं। फिर इत्तला आपको मिली, कैसे मिली और किस तरह से रिस्पांस किया? मुलजिम तक किस तरह से पहुंची है पुलिस? क्या चीज़ें सामने आई? इस खातून के जो अजीज़ व अकारिब हैं वो वक्तन फ़क्त इसको मिलने आया करते थे, तो इसकी बहन जो है यहाँ पर मिलने आई। जब उसने घर में तलाश किया तो उसने एक बोरी देखी जिस पे वो उसे शुबा हो गया कि इसके अंदर कोई डेड बॉडी है। तो इस तरह हमें पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँची और इस तरह हमने इसको फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्ड किया। सही। जब पहुंची है पुलिस, कितने दिन गुजर चुके थे? उस लाश को बोरी में बंद किया गया है, ये तकरीबन 12 से 14 घंटे बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। ये तकरीबन सुबह 10-11 बजे इसने इंसिडेंट किया और तकरीबन रात को 11-12 बजे तक हमें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहुँची।
सही, मारा किस तरह से गया था, और ये सारी सूरत हाल देखकर क्या लगता है कि वजह अनाज सिर्फ यही लगती है कि उस जायदाद का तनाज़ा था, जायदाद का लालच था उस शख्स को, या कोई और वजह भी थी इसके पीछे? इसके पीछे कोई और वजह नहीं थी। इसने गुलनार बीबी को बाज़ाब्ता तौर पे बुलाया, बुलाने के बाद उसे कहा कि ये प्रॉपर्टी वो उसके नाम ट्रांसफ़र करती है, वसीयत लिखती है, नहीं लिखती, जिस पर गुलनार बेगम ने इनकार किया। उसके इनकार करने पर ये मुश्तइल हो गया और इसने गुलनार बेगम जब वापस जाने लगी तो पीछे से इसने एक सरिये का वार किया, जिससे वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसने पैदर पे वार किए और फिर तकिया वगैरह से और उसका सांस रोका, और जिससे उसकी डेथ हो गई। उसके डेथ होने के बाद उसने एक बोरी में उसकी लाश को बंद किया और बंद करके वॉशरूम में उसको बंद करके और वहाँ से फ़रार हो गया। वहाँ से ही खुद भाग गया। उस वक्त जब ये वाक़या हुआ है, उस घर में कौन मौजूद था? कोई और मौजूद नहीं था? कोई और उस घर में मौजूद नहीं था। इसकी बीवी थी। इसने अपनी बीवी को चालाकी से किसी काम के लिए बाहर भेज दिया और उसके बाद इसने सारी कार्रवाई। तो ये क्या लगता है, इंटेंशन उसकी बीवी की भी लगती है इसमें किसी हद तक, कि अगर ये तमाम कार्रवाई हो रही थी और वो भी उस वक्त मौजूद थी, तो ये भी तो हो सकता है कि उसकी इंटेंशन भी हो? इसको अभी तक हमने काफ़ी हद तक इंटरोगेट किया है, इसमें इसकी बीवी की कोई इंटेंशन या इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई गई। ये ज़ाती तौर पे इसने इसको खुद ही प्लान किया और इसको हिडन रख के तमाम जो अजीज़ व अक़ारिब हैं, बीवी तक को इसने कुछ नहीं बताया और इसने हिडन रख के सारी कार्रवाई। सही। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें क्या चीज़ें साबित हुई हैं कि किस तरह से उसको एक ही ज़रब लगी या कुछ और तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा? कुछ तसलसल था कि वो पहले से उससे काफ़ी दिनों से तशद्दुद का निशाना बना रहा था कि वो मान नहीं रही बात, तो इस पर तशद्दुद करता रहे, और एट द एंड जब वो खातून नहीं मानी तब उसने उसको कत्ल कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि इससे पहले को तशद्दुद किया हो। उसकी मौत की वजह जो 14-15 घंटे पहले जो उससे ज़रबात लगी हैं वो बताई गई है, या उसके सांस रोकने से उसकी मौत वाक़ई हुई। नाज़रीन, इसमें हमने ये देखा कि सारी सूरत हाल जिस तरह से ये हुई, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने फौरी तौर पर विद इन नो टाइम उस मुलज़िम को गिरफ़्तार किया। यही मैं पूछना चाहूँगा, किस तरह से पहुँची है पुलिस मुलज़िम तक, और उससे जो तफ्तीश की गई है तो क्या चीज़ें सामने आई हैं? ये वही चीज़ें हैं या इससे कोई नई चीज़ भी सामने आई है, कोई मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई हैं? इसके कत्ल होने के बाद जो शुबात थे कि इस खातून को किसने कत्ल किया है, क्यों कत्ल किया है, और इसको गिरफ़्तार करने के बाद वही चीज़ें सामने आई हैं कि उसका मोटिव जो है मकान पे कब्ज़ा करना था और उसने इसी इरादे से इसको कत्ल किया। किस तरह पहुँची है पुलिस IT का इस्तेमाल करते हुए और इसको ट्रेस किया और इसके जो अजीज़ व अक़ारिब हैं उनसे भी मामलत हासिल की और इसको हमने 24 आवर्स में अरेस्ट कर लिया। खातून ने उसे बेटा बनाकर अपने घर में रखा। ऐसे लोग, मैं ये समझता हूँ, जुल्म कर रहे हैं और काबिल मज़म्मत है ये मैटर कि लोग इन लोगों की वजह से किसी और से हमदर्दी नहीं करते। लोगों का एतमाद उठ जाता है। अब उसने जल्दी की। अब जब उसने बेटा बना लिया था तो था उसी का कि आज मैं इसको मर्डर कर दूंगा, मुझे तो पता नहीं चलेगा। अगर किसी गुस्से की वजह से, किसी छोटी सी बात की वजह से अगर उसने 1-2 दफ़ा ये कह भी दिया कि ये जायदाद मैं तुम्हें नहीं दूंगी, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कत्ल कर देता। वो देखें, जब तक जायदाद जिसके नाम है, एक हमारे आम लोगों में ये सेंस है जिसको आवाम को हमें क्लियर करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है मीडिया के ज़रिए, उस ज़रिए से। आजकल औलाद जवान होती है, पेरेंट्स से डिमांड शुरू कर देती है, जी मुझे हिस्सा दें। कानून ऐसा नहीं है, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता। जो चीज़ जिसके नाम है उसकी ज़िंदगी तक वो उसका मालिक है। वो आखिरी सांस के वक्त वो पूरी ज़ाया कर दे, वो पूरी किसी खैराती इदारे को दे दे, किसी मस्जिद में दे दे, औलाद उससे नहीं पूछ सकती। औलाद उससे अपनी डिमांड नहीं कर सकती कि वो शेयर दे। विरासत आफ्टर डेथ बनती है कि जो औलाद वालिदैन की ज़िंदगी में डिमांड्स शुरू कर देती हैं कि जी हमारा हिस्सा दें, उनको बताना चाहिए कि उनका वो हिस्सा नहीं है। वालिदैन की ज़िम्मेदारी में इतना शामिल है कि उन्हें पढ़ा दिया या उन्हें जवान कर दिया, तालीम और तरबियत जो इन्वेस्टमेंट की है, हाँ जी, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जायदाद वो जो उन्होंने बनाई है वो उनसे डिमांड बाई फोर्स नहीं मांग सकते। हाँ, वो उनका हक नहीं है। वो पेरेंट्स अपनी खुशी से दे दें तो वो अपनी मोहब्बत से उनकी खिदमत करके उनकी दिलों में इतना प्यार पैदा करें कि वो खुद बेटों को दे दें, बेटियों को दे दें या अपने वारसान को दे दें।
ये जो फोर्स से मांगना शुरू कर देते हैं, ये हमें अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो उनका राइट नहीं है, वो गलत करते हैं और कानूनी तौर पर वो मांग नहीं सकते। ये बिफोर टाइम हिस्सों की बातें शुरू कर देते हैं, ये गलत है। इसकी बाय अवेयरनेस फोर्स हमने देखा है और इस तरह के बहुत सारे वाकयात हमारे सामने आए हैं जिसमें जायदाद के लालच में एट द एंड ऑफ डे हाथ में कुछ भी नहीं आता, ना वो वालदैन रहते हैं, ना अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ रहता है। एट द एंड ऑफ डे हमेशा के लिए प्रिजन ही रह जाती है। तो ये सारी सूरत हाल थी, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बताए। शेख तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।